I request Professor Sanjay Dwivedi ji to please deliver the lecture. आज की इस सुंदर सुबह पे श्री प्रमोद जी ने मेरा बहुत अच्छा परिचय कराया, उनका बहुत पहले धन्यवाद। सभी जो प्रोफेसर्स जो आईआईएमसी को यहां तक लेके आए हैं, जिनकी मेहनत से, जिनके लगातार परिश्रम से आईआईएमसी ने पहला स्थान मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स के बीच में बना रखा है, ऐसे सभी प्रोफेसर्स को मैं प्रणाम करता हूं। और आज जो पहली बार इस संवाद में शामिल हो रहे हैं, इस डायलॉग में शामिल हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने आईआईएमसी में प्रवेश लिया है, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस संस्थान में आपको प्रवेश मिला। निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ होंगे, इसलिए आपको यहां पर मौका मिला है। तमाम नौजवान चाहते हैं कि आईआईएमसी में प्रवेश मिले, यहां पर उनको एजुकेशन मिले, उनकी पढ़ाई हो। उन सब में जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनका लकी नंबर बहुत अच्छा होता है, वे जो है इस यहाँ पे प्रवेश पाते हैं। अनिल जी मुस्कुरा रहे हैं, अनिल जी ने भी यहाँ पढ़ाई की है, प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी ने आज यहाँ प्रोफेसर है। तो इस कक्षा में जो विद्यार्थी जुड़े उनको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपसे पहली बार बातचीत हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आखिरी बातचीत नहीं है, क्योंकि हम लोग जीवन बीमा निगम के जैसे हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका नाम इतना बड़ा हो जाए कि हम आपसे पीछा न छुड़ा सकें, बार बार आपका नाम लें और अपने संस्थान को गौरवान्वित होता अनुभव करें, क्योंकि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप कल जब पत्रकारिता, जनसंचार, विज्ञापन की दुनिया में जाएंगे, नाम रोशन करेंगे, तो हम सब आपका नाम यहां पर दोहराएंगे और कई बार आपको व्याख्यान के लिए बुलाएंगे। और आप कहेंगे सर टाइम नहीं इस महीने, आप अगले महीने रखिए, मैं बहुत व्यस्त हूं। कई बार आप हमारा फोन भी नहीं उठाएंगे। तो मैं इस प्रकार की आपकी सफलता चाहता हूं, इस प्रकार आप गौरवशाली बने, अपने नाम, अपने परिवार का, संस्थान का, अपने टीचर्स का, हम सबका नाम रोशन करें। यह बहुत गौरव का समय है कि आईआईएमसी ने अपने गौरवशाली इतिहास के 57 इयर्स पूरे कर लिए। आपको पता है, आपसे मेरी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। आप सभी ने बास्केटबॉल के बहुत मशहूर खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का नाम जरूर सुना होगा। माइकल का जन्म जो है एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था, वो बहुत गरीब परिवार से आते थे। माइकल जब थोड़े बड़े हुए, उनके पिता ने उनको अपने पास बुलाया और एक बहुत पुराना इस्तेमाल किया हुआ उनको कपड़ा दिया, कॉटन दिया, और बताओ कि इस कपड़े की कितनी कीमत होगी। माइकल थोड़ा सोचने लगे और सोचकर उन्होंने बताया कि हो सकता है $1 का हो। उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम्हें कुछ भी करके इस कपड़े को $2 में बेचकर बाजार में आना है, ये तुम्हारी परीक्षा है। माइकल ने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि ये जो पुराना कपड़ा मुझे फादर दे रहे हैं, जिस कपड़े के मुझे $2 मिल जाए। उन्होंने इस कपड़े को खूब अच्छी तरह धुला और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर के 5 घंटों की कड़ी मेहनत के बावजूद किसी तरह से $2 में बेच दिया। उसके $2 उनको मिल गए। आफ्टर 15 डेज उनके पिताजी ने फिर वैसे ही कपड़ा उनको दिया और कहा इसको $20 में बेच के लाइए, $20 में बेच के लाइए। इस बार माइकल थोड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले पिताजी चाहते क्या है, इसका $20 कौन देगा? ये कपड़ा $20 का, $1 में बिक जाए, बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उस कपड़े पर मिकी माउस का एक स्टिकर लगा दिया और ऐसे स्कूल के सामने जाकर खड़े हो गए जहां पर ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उस स्कूल में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से जिद की और उस कपड़े को $25 में खरीद लिया। $25 उनको मिल गए, $25 मिल गए उनके। कुछ दिन के बाद माइकल के पिताजी ने उनको फिर बुलाया और फिर एक कपड़ा दिया। ऐसा कपड़ा आपको आपके प्रोफेसर भी यहां आपको पकड़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं कहानी से शुरू कर रहा हूं। तो उनके फादर ने फिर एक कपड़ा पकड़ाया और कहा कि इसको $200 में बेच करके आइए कैसे भी। माइकल को लगा असंभव है, पिताजी क्या कर रहे हैं मेरे साथ आप। लेकिन हार नहीं मानी माइकल ने, क्योंकि हार मानने वाला बच्चा नहीं था। उन दिनों उनके शहर में एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शूटिंग के लिए आई हुई थी। माइकल वहां पहुंचे, किसी तरह से जो एक सिक्योरिटी का घेरा रहता है स्टार्स के आगे, उस सिक्योरिटी के घेरे को तोड़ा, उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ ले लिया उस कपड़े पे और अगले दिन माइकल ने उस कपड़े को $200 में बेच दिया। और एक आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, इसके मैं $200 नहीं दूंगा। उन्होंने $2000 इसको खरीद लिया। आप सोचिए,
जिस कपड़े को $200 में बेचना चाहते थे, वो कपड़ा $2000 में बिक गया। माइकल जब घर पहुंचते हैं और अपने पिताजी को पूरी कहानी सुनाते हैं, उनकी पिता की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, बेटा आप तुम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और आप देखिए माइकल जॉर्डन आज ऐसे व्यक्ति हैं जो नई पीढ़ी की, न्यू जनरेशन के लिए एक मिसाल की तरह हमारे सामने। इसलिए अपना टारगेट फिक्स करना, टारगेट अगर जिंदगी में होगा तो आपकी दिशा भी तय होगी कि किस दिशा में जाना है। ज्यादातर समस्या क्या होती है आज के नौजवानों के सामने, हम सबके सामने रही, कि हमारे पास टारगेट नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हम क्या करें। अगर आपका टारगेट तय हो जाएगा तो आपकी दिशा भी तय हो जाएगी। जब दिशाएं तय हो जाती हैं, जब आप तय कर लेते हैं मुझे ये करना है, तो आपकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज फिक्स हो जाती हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज फिक्स हो जाती है तो अपने आप में गतिशीलता आ जाती है। जब आपको पता होता है आप क्या करना है तो बड़ी तेजी से आप काम करते हैं। तो पहला काम है टारगेट फिक्स करना, उसके बाद हमारी दिशा तय हो जाएगी, और जैसे दिशा हमारी तय होती है हमारी प्रायोरिटीज फिक्स हो जाती है, और हम प्रायोरिटी जैसे हमारे जीवन में आती है मित्रों, तुरंत हमारे जीवन में गतिशीलता आ जाती है। और जब गतिशीलता आ जाती है जिंदगी में तो जिंदगी स्वच्छ बनी रहती है। हमारे गांव में कहते हैं, रमता जोगी और बहता पानी सदा पवित्र रहता है, पानी को जमा कर दो पानी सड़ जाएगा। तो इस नाते जीवन में आपको जीवन गतिशीलता से जिंदगी स्वच्छ बनी रहती है, क्योंकि आप निरंतर काम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आपको फुर्सत नहीं लोगों से उलझने की, आप नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं, आपका दिल बड़ा हो जाता है, और आपका जो मैं है धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और आपका हम है बड़ा हो जाता है। आप एक टीम के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कैरियर और टारगेट, लक्ष्य में अंतर को समझिए। कैरियर अलग है, टारगेट अलग है। कई बार हम कैरियर को ही टारगेट समझ लेते हैं। और आप ये समझिए कि आप यहां आए तो आपका जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन का किसी फील्ड में कुछ काम करना, ये आपका कैरियर हो सकता है, ये आपका टारगेट नहीं है। कल आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, किसी बड़े अखबार के आप एडिटर सब एडिटर हो जाएंगे, आपका कैरियर तो पूरा हो गया, आपका लक्ष्य तो 25 साल में पूरा हो जाएगा। अब टारगेट आपको 25 साल में पूरा हो जाएगा, फिर बाकी जिंदगी क्या करोगे? एक डॉक्टर है, बहुत पढ़ाई करता है, उसका कैरियर डॉक्टर बनना है, उसका कैरियर तो 25 साल में पूरा हो जाता है जब एमबीबीएस कर लेता है, उसके बाद वो क्या करेगा? इसलिए कैरियर और टारगेट के अंतर को समझने की जरूरत है। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में कुछ होना, ये हमारा कैरियर है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बड़े होते हैं, ये ध्यान रखिए। लक्ष्य सेवा करना हो सकता है, लक्ष्य लोगों को बीमारी से मुक्त कराना हो सकता है, डॉक्टर का सबसे सस्ता इलाज दिलाना हो सकता है, पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाना हो सकता है। इसलिए टारगेट आपको अलग तय करने पड़ेंगे, कैरियर आपका टारगेट नहीं है। कैरियर तो उस यात्रा का एक वो है कि आपने ये कर लिया, अब इस बहाने आप कुछ कर सकते हैं। फ्रांस का एक बहुत मशहूर नाटक है वेटिंग फॉर गोडो। इस नाटक में ब्लमेदिर नाम का एक किरदार है, वो दूसरे किरदार से कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उस चीज को किस तरह से करते हो। मैं चाहता हूं कि हमारे हर विद्यार्थी जिन्हें आज प्रवेश मिला है इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई क्योंकि जब आप यहां से आज के ठीक 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद यहां से अपनी पढ़ाई करके निकलेंगे तो वो आपका चेहरा अलग दिखना चाहिए। क्योंकि देश के अनेक संस्थान हैं जो इस तरह के पाठ्यक्रम चलाते हैं। बहुत से लोग बैचलर कराते हैं, मास्टर्स कराते हैं, तमाम डिग्रियां मास कम्युनिकेशन की होती है। ये तो बड़ी छोटी डिग्री है जिसमें आप डिप्लोमा लेकर के जाते हैं, तो ये नहीं। लेकिन ये क्या बात होगी कि मास कम्युनिकेशन का जो विद्यार्थी यह है, मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट का हमारे, वो अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों से कैसे अलग होगा, क्योंकि वो भी उसी फील्ड में कल आने वाले हैं, आप भी वहीं जाने वाले हैं, आप वहां मिलेंगे, आपकी अलग पहचान कैसे होगी? अगर आप कैरियरिस्ट हैं, आपकी पहचान कभी अलग नहीं हो सकती, ध्यान रखिए। इसलिए आपको टारगेट पे काम करना पड़ेगा, आपको अलग काम करना पड़ेगा, दूसरों से बेहतर काम करना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य जीवन में महान संभावनाएं लेके आता है। छोटे से छोटा काम भी जीवन के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे एक छोटा सा बीज होता है जो बाद में बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाता है। किसी आदमी का, किसी भी इंसान का मापदंड उसकी आयु से नहीं लगाया जाता, बल्कि उस जिंदगी में उसने क्या काम किए, जिंदगी उसने किस तरह से जी है, इसके नाते उसका मूल्यांकन होता है। इसलिए जो कर्मवीर हैं वो काम को ही जीवन का आधार बनाते हैं। और हमारा जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ भारतीय संस्कृति का है गीता, वह कर्मयोग का उपदेश देता है। गीता ही कहती कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें एक व्यक्ति है अर्जुन नाम का, जो भारी सेना को देखकर, भारी महावीरों को देख करके अपने हथियार डाल देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कहता भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, सब हमारे बड़े लोग खड़े हैं, मैं इनसे क्या जीतूंगा, इनसे क्या लड़ूंगा। भगवान कृष्ण फिर गीता को उपदेश देते, तुम राजपुत्र हो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो बाकी लोग कैसे लड़ेंगे? इस देश में बहुत गरीब गुरबा लोग भी हैं,
सामान्य लोग हैं, सामान्य स्थितियों में पैदा हुए लोग हैं, वो कैसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे? अगर एक राजपुत्र अपने अधिकार को छोड़ देता है, फिर कृष्ण ने जो कुछ भी गीता में कहा वो सब आपको उसका पाठ करना चाहिए। कैसे एक आदमी की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, गीता ने कैसे कृष्ण ने गीता के माध्यम से कैसे अर्जुन के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने का काम किया। कभी कभी हम शिकायत करते हैं काम बड़ा छोटा है, मेरी पर्सनालिटी, मैं ये काम करूंगा, लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो नदी होती है, बहुत भारी नदी हमें दिखती है, बहुत बड़ी नदी हमें दिखती है, गंगा जैसी बड़ी नदियां दिखती हैं, वो प्रारंभ में बड़ी छोटी होती है। एक छोटा बालक भी पार कर सकता है, जहां से उसका स्रोत होता है, जहां से गंगा निकलती है, उसको छोटा बालक पास कर लेगा। एक जो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बहुत सारे लोगों को छाया देता है, अपने मीठे फलों से लोगों को तृप्त करता है, अनेक पक्षियों का बसेरा होता है, आरंभ में वह एक बीज के रूप में होता है। ये जो हल्की हवा के झोंके से उड़ जाए, एक छोटी चिड़िया भी उसको निगल जाए, एक चींटी उसको उठा करके ले जाए, इतना छोटा बीज है। और याद रखिए, एक बहुमूल्य जो मोती भी प्रारंभ में एक बालू का कण होता है। मेरा मानना है यह स्थिति हम सब की है। प्रत्येक महान और असाधारण काम करने वाले जो लोग हैं वो सामान्य में छोटे और सामान्य होते हैं। आप जैसे नौजवान जब उसमें एकाग्र होकर लगते हैं तो वो काम महान और असाधारण महत्व के बन जाते हैं। मैं आपको फिर एक किस्सा सुनाऊंगा। हम सभी ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रखने वाले बालक एडिसन को उनके शिक्षक ने पहले कहा कि पहले अच्छे से घर में साफ सफाई करो, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई में मुझे दिखती नहीं। और वो उनके घर में झाड़ू वाड़ू का काम उन्होंने किया। जब शिक्षक ने देखा इस बालक के इस काम में भी वैज्ञानिक प्रतिभा और बहुत गहरी दिलचस्पी काम कर रही है, तो उन्होंने उनको विज्ञान की शिक्षा देनी प्रारंभ की और अपने धीरे धीरे अपनी क्वालिटीज को बढ़ाते हुए एडिसन एक बहुत महान वैज्ञानिक बने। इसलिए आप याद रखिए कि महान बनने वाले व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ उन कामों से होता है जिनको बहुत छोटा, बहुत महत्वहीन और सामान्य काम समझते हैं। उन पर ही हमारे जीवन की भावनाओं का भवन खड़ा होता है। मनुष्य जो अपने कर्तव्य, परिश्रम, उत्साह की आग में तपता है, उसके भीतर जो सोया हुआ असली व्यक्तित्व है वो उभर करके सामने आता है। इसलिए कभी संघर्ष से डरिए मत, छोटे काम को छोटा सोच के छोड़िए मत। जो काम मिले उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ करिए। जीवन और प्रकृति के जो रूप है इसको समझ के ही एक बहुत बड़े हिंदी के कवि है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। उन्होंने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं। गीता से लेकर सब जगह ये बात कही गई है। अमेरिका के टेनेसी में रहने वाली एक 4 साल की लड़की है, उसके पैरों में लकवा हो जाता है, बैसाखी के सहारे बड़ी कठिनाई से चल पाती है, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारती। वो चलने की जगह दौड़ने का अभ्यास करने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब वह ओलंपिक खेलों की दौड़ में शामिल हुई और उसने 3 पदक जीते। और इस लड़की का नाम था गोल्डीन रुडॉल्फ, जो आज भी अमेरिका में रहने वालों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं हारनी। हर शताब्दी अपनी किसी ना किसी चीज के लिए पहचानी जाती है। ऐसे ही जो ये सेंचुरी है जिसमें आप बैठे हुए हैं, 21वीं सदी, यह इंटरनेट और सोशल मीडिया की शताब्दी है। मीडिया के जो तमाम आयाम बदल रहे हैं, उससे यह समय बदलाव का समय भी कहा जा सकता है। कम्युनिकेशन के नए नए तरीके सामने आए, नए नए माध्यम सामने आए, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। ऐसे में लोगों को जोड़ने वाला सोशल मीडिया भी एक नया माध्यम सामने आया है। सोशल मीडिया का क्रेज दुनिया में कैसे बढ़ रहा है, इसको इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करने वालों की संख्या है, इसे इस्तेमाल न करने वालों की संख्या से ज्यादा हो गई है। फूडसूट और वीआर सोशल की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या जो है बढ़ करके अब इस समय 4 अरब के आसपास हो रही है, जो दुनिया की आबादी का 51% है। ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 साल में सोशल मीडिया के यूजर्स में 10% से ज्यादा इजाफा हुआ है। और इस नाते आप अगर औसत निकालते हैं तो रोजाना 10 लाख यूजर्स और हर सेकंड में 12 लोग सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। एक रोचक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। डेटा रिपोर्टर की एक रिपोर्ट है जो बताती है सोशल मीडिया पे एक यूजर औसतन 2 घंटे 22 मिनट का वक्त बिताता है। अगर सोशल मीडिया पर सारे जो यूजर्स हैं उनका टाइम जोड़ दिया जाए तो हर दिन 10 लाख साल के बराबर का समय हम सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं। ये बताने के लिए जरूरी है कि किस तरह का मीडिया कन्वर्जेंस दुनिया के अंदर हो रहा है। इस मीडिया कन्वर्जेंस को समझ करके हमें अपनी जो कम्युनिकेशन की पढ़ाई है वो करनी है। ये बात ध्यान हमें रखनी है कि मीडिया की जो भूमिका है वो बदल गई है। मीडिया का जो बायर है, जो उपभोक्ता है,
जो इस्तेमाल करने वाले वो सब बदल गए। और इस नाते आप देखते होंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है वो धीरे धीरे अपने को डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट कर रहा है। आज बड़े से बड़ा जो प्रिंट का हाउस है उसके ई पेपर है, उसके ऐप है, उसकी पोर्टल है, उसकी वेबसाइट है, क्योंकि वो अकेला अब प्रिंट के सहारे जी नहीं सकता। और ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हर विद्यार्थी को समझने की जरूरत है। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को 4 चीजें चलाती हैं। पहला है कंटेंट, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है कॉमर्स और चौथा है कॉन्टेस्ट। जब चारों सी मिल जाते हैं तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। और आप देखिए कि भारत इस वक्त इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के सबसे बड़े बाजार के तौर पे विकसित हो रहा है। अमेरिका की कंपनी सिस्को के मुताबिक 2021 जब खत्म होगा तब तक भारत में स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग दोगुनी होकर के 83 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ये छोटी मोटी बात नहीं। 2022 तक भारत में इंटरनेट डाटा की खपत आज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इसके जो उपभोक्ता हैं वो बड़ी संख्या में भारत में बढ़ते जा रहे हैं। और इस नाते हमें देखना है कि मीडिया का हम किस प्रकार का इस्तेमाल करेंगे कि इस देश की जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को व्यक्त करते हुए इस देश को एकता के सूत्र में बांध सके। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम संकट के वक्त बहुत जल्दी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन संकट टलते ही वो भाव हमारा खत्म हो जाता है। इस नाते हमें लोगों को साथ लेने की जरूरत है। मीडिया अपने लोगों का प्रबोधन करने में ये भूमिका निभा सकता है। मीडिया का काम ये भी हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। इंफॉर्मेशन देने का काम कभी रहा होगा, अब अगर इंफॉर्मेशन दे करके मीडिया जिंदा नहीं रह सकता। आप ये समझिए, पहले हमारी पुरानी किताबों जो हम लोग मीडिया के विद्यार्थी थे पढ़ाया जाता था, मीडिया के 3 काम है, टू इन्फॉर्म, प्रमोद जी, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट और टू एंटरटेन, 3 चीजें बताई जाती थी। अब आप बताइए अगर कोई इंफॉर्मेशन के सहारे कोई मीडिया हाउस बैठा रहेगा तो कब तक चलेगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो लोगों के मोबाइल में मिनटों में फैल जाती है। इंफॉर्मेशन देने का काम मीडिया से लिया जा चुका है। अब इंफॉर्मेशन देके कोई जर्नलिज्म कर लेगा वो बच नहीं सकता। आपका अखबार सुबह आएगा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो ये चीज है कि आज जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, आज आईएमसी के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, अभी 2 लोग फोटो खींचेंगे और डाल देंगे, वो चलेगी। मतलब इंफॉर्मेशन देने का जो मूल काम था मीडिया से वह लिया जा चुका, छीना जा चुका है। लिटरली कह रहा हूं, छीना जा चुका है। इंफॉर्मेशन देके आप अब मीडिया में नहीं रह सकते। अब आप क्या करेंगे? आपका काम कठिन है। एक जमाने में 20 लोग मिलकर एक अखबार बना देते थे और उस अखबार में जो छपा होता था वो पूरा शहर उसको मान लेता था। 8-10 लोग मिलकर के टेलीविजन का बुलेटिन बना देते थे। 10-5 लोग मिलकर आकाशवाणी का बुलेटिन बना देते थे, बोलते थे हेलो ये आकाशवाणी है भाई, अब आप फलाने से समाचार सुनिए। पर अब 8 बजे की खबरें नहीं बताएंगी, अब सुबह का अखबार नहीं बताता। अब हमें पहले से खबरें हमारे पास आ चुकी होती, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ चुकी होती है। अब जो आज का जो कम्युनिकेटर है, आज का जो मीडिया मैन है, उसके चैलेंजेस बढ़ गए। आज मीडिया में जो काम करने वाला विद्यार्थी जाएगा उसका चैलेंज ये है कि अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रस्तुत करेगा। ये ध्यान रखिए, आज आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देके जिंदा नहीं रह सकते, यानी आपको इंफॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन पे जाना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन के एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन की कलरिंग करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, आपको एडवांस न्यूज की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन अब आपकी जिंदगी नहीं चला सकती। ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। दूसरी बात एजुकेट करने की, तो लोगों के पढ़ने का स्वभाव बदल गया है। लोग कहां पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंटरटेनमेंट का है, तो इंटरटेनमेंट के लिए अगर हमें इंटरटेनमेंट ही करना होगा तो हम यूट्यूब पे जाएंगे कि कोई अखबार पढ़ेंगे। तो ये भी एक सोचने की बात है कि इस समय के चैलेंजेस बदल गए हैं, इसलिए आज के जो कम्युनिकेटर्स हैं उन्हें इस तरह से अपने को तैयार करना पड़ेगा। हिंदी का जब पहला अखबार निकला, आपकी कक्षाओं में शायद बताया जाएगा, उसका नाम था उदंत मार्तंड। उसका वाक्य था, ध्येय वाक्य, जो एक मोटो होता है हर नेशन का, उसका ध्येय वाक्य था हिंदुस्तानियों के हित के हित। यानी पत्रकारिता का क्या उद्देश्य है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हमें अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए पत्रकारिता का इस्तेमाल करना है। मीडिया टीचर होने के नाते मेरा मानना है कि पत्रकार कोई बिजनेस मैनेजर नहीं है, वह खबरों को लेकर के चलने वाला, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो विज्ञापन और जनसंपर्क की दुनिया में भी जाएंगे। विज्ञापन का एक आम आदमी की जिंदगी में क्या असर पड़ता है, उसका एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। भारत में जब एड का काम शुरू हुआ तो बिक्री बहुत कम थी,
कंपनी को बहुत परेशानी थी और सेल्स कैसे बढ़ाई जाए। कंपनी ने एक नया विज्ञापन बनाया, इस एड में एक हीरो आए और लोग एड से प्रभावित हुए और लोगों ने उसको खाना शुरू कर दिया, तो सेल्स उसकी डबल हो गई। तो मेरा यह मानना है कि पूरे विश्व में डिजिटल एड पर खर्च होने वाला जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है और ये माना जा रहा है 2021 तक 375 बिलियन डॉलर से ज्यादा ये खर्च बढ़ जाएगा। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है वो किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बढ़ने वाला है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आंध्र के जनसंपर्क विभाग के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं सीवी नरसिम्हा रेड्डी। उनकी किताब है पब्लिक रिलेशंस इन इफेक्टिव मीडिया स्टडी में पीआरओ के उन्होंने गुण बताए कि पीआरओ कैसा होना चाहिए। उन्होंने लिखा है पीआरओ में एंटीना और रिसीवर का बुनियादी गुण होना चाहिए, सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रियाओं को प्रबंधन तक पहुंचाने का काम पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स को करना पड़ता है। संकट काल में, दैवीय आपदा में, दुर्घटना के समय जनसंपर्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एसोचैम ने हाल में एक सर्वेक्षण किया जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कॉर्पोरेट जगत पब्लिक रिलेशंस को अपने कारोबार का एक अभिन्न हिस्सा मान चुका है, उन्हें इससे कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है। एसोचैम का यह भी कहना है कि भारत में लगभग 1500 के आसपास जनसंपर्क एजेंसियां हैं जहां पर 40,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 2 लाख लोग जनसंपर्क के विभिन्न कामों में काम कर रहे हैं। भारत में जनसंपर्क के क्षेत्र की कल्पना किस बात से की जा सकती है कि 2021 तक, जब यह साल खत्म होने वाले होगा, उसके आंकड़े शायद आएंगे, तब तक यह बिजनेस एक अनुमान है कि 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इससे इस व्यवसाय के अंदाजे को आप समझ सकते हैं किस प्रकार का ग्रोइंग बिजनेस है। आज भारतीय जनसंचार संस्थान भारतीय भाषाओं की जो पत्रकारिता है उसके शिक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूरे भारत में भारतीय भाषाओं के बढ़ते प्रभाव को हम देख सकते हैं। मेरा मानना है कि भाषाई पत्रकारिता को हम भारत की आत्मा कह सकते हैं। आप देखिए, लोग आज भी अपनी भाषा में समाचार पत्रों को पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए तेजी के साथ जो रीजनल न्यूज है उसका बहुत बिजनेस बढ़ रहा है। आज अलग अलग बोलियों में अखबार छपने लगे, क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो टेलीविजन के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस स्मार्टफोन के द्वारा हम सोशल मीडिया के संपर्क में रहते हैं वहां भी भारतीय भाषाओं का बहुत दबदबा चल रहा है। एक वक्त था जब टेलीविजन के आने के बाद कहा गया कि अखबार खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंटरनेट आने पर भी वही आशंका उत्पन्न हुई और दुनिया के तमाम देशों में अखबारों के प्रकाशन में गिरावट आई। भारत में ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए, इंटरनेट आने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाई अखबार घट नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है सूचना के जो तमाम माध्यम है एक दूसरे का विकल्प नहीं, एक दूसरे का पूरक बनकर, जिसमें कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, पूरक बन के सहयोगी बन रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा जहां सूचना का तंत्र मजबूत हुआ है वहीं भाषाई पत्रकारिता के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल गए। एनसेट एंड यंग की जो रिपोर्ट है वो उसने बताया था कि 2019 में टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल के माध्यमों में लोगों ने रीजनल जो कंटेंट है उसको बहुत ज्यादा यूज किया, उसका इस्तेमाल किया। ये रिपोर्ट बताती है कि टेलीविजन में 50% से अधिक, सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों में 44%, समाचार पत्रों प्रचार प्रसार में 43% और ओटीटी कंटेंट में लगभग 30% क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट में वृद्धि देखी गई। यानी आने वाला जो समय है वो रीजनल लैंग्वेज के मार्केट को ज्यादा बढ़ाने वाला है, यानी जो क्षेत्रीय भाषाओं में हमारा व्यापार व्यवसाय बहुत बढ़ने वाला है। आप देखिए, महात्मा गांधी बहुत बड़े पत्रकार थे, विदेशों में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, हिंदी अंग्रेजी का उनको ज्ञान था, गुजराती में भी लिखते थे क्योंकि उनकी मूल भाषा वो थी, पर वो क्षेत्रीय भाषाओं की शक्ति से वाकिफ थे। और इस नाते हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें बहुभाषिकता की ओर चलना है। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ हमें एक और भारतीय भाषा सीख करके अपनी प्रगति को बढ़ाना है, क्योंकि अब जो है क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वालों की मांग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हमारा ये निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हमारी भाषा समर्थ कैसे हो सकती है। मेरे मन में एक विचार आता है, क्या कभी हम हिंदी और उड़िया जो भाषाई पत्रकारिता की वर्कशॉप करें। उड़िया में जो अद्भुत शब्द हैं उनको हम हिंदी का हिस्सा बनाएं, और कभी हम मराठी भाषा और हिंदी भाषा के बीच वर्कशॉप करें, जो अद्भुत शब्द हैं उन्हें हिंदी के पास लेकर के आए। उससे इन दोनों भाषाओं की शक्ति बढ़ेगी। इस संदर्भ में मैं आप सब लोगों से अनुवाद प्रक्रिया का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें अनुवाद पर बहुत जोर दिया गया है। एक ट्रांसलेशन की पूरी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है। तो पत्रकारिता, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन का जो कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं उनको अनुवाद का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, उसको जरूर समझना चाहिए। वैदिक युग में एक शब्द हम देखते हैं, पुनः कथन, और वो आज ट्रांसलेशन के रूप में हमारे सामने।
प्राचीन काल में ये काम जो है एक स्वांता सुखाय माना जाता कि ठीक है मुझे अच्छा लगता है तो मैं किसी अच्छी किताब को पढ़ के दूसरी भाषा में अनुवाद करूं। जैसे आपको पता होगा दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद किया था फारसी में, तो उस समय लोग अपनी इच्छा पूर्वक करते थे। अब पर 21वीं सदी में अनुवाद एक जरूरत बन गया है, उसका एक मार्केट है। भारत जैसे बहुभाषी देश में लोगों के बीच में अगर आप संवाद करना चाहते हैं तो अनुवाद का बहुत महत्व है। मेरा मानना है कि ये जो टाइम है ये अनुवाद का भी टाइम है। आपको 2-3 भारतीय भाषाओं के अलावा कोई विदेशी भाषा आ जाए, आपकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, आप एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति हो जाते हैं कि आप 4-5 भाषाएं जानते हैं, 4-5 भाषाओं पर आपका अधिकार है। तो जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद का एक महत्व बढ़ता जा रहा है। आज सारा विश्व जब सामाजिक व्यवस्था पर एक तरह से विचार कर रहा है, व्यक्ति और समाज को एक नई दृष्टि मिली है और एक ग्लोबल विलेज के दौर में हम रह रहे हैं। अब ग्लोबल विलेज जो टर्म है वो इसी तरह का टर्म है जिसमें एक संवाद अधिकतम होगा, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए हम इसको ग्लोबल टाउन भी कह सकते थे, ग्लोबल कस्बा भी कह सकते थे, ग्लोबल शहर भी कह सकते थे, पर हमने ग्लोबल विलेज शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों किया होगा लोगों ने ग्लोबल विलेज शब्द? मेरी ये व्याख्या है कि ग्लोबल विलेज का इस्तेमाल इसलिए किया अनिल जी कि विलेज में आदमी कनेक्ट रहता है। आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा, साइकिल से जाएगा, हमारे बड़े पापा उसको पूछेंगे हाँ भाई किसके घर आया है, कहां जा रहे हो, क्या किससे मिलना है? तो गांव में लोग कनेक्ट होते हैं, शहरों में वो कनेक्टिविटी कम हो जाती, कस्बों में थोड़ी और कम हो जाती है और कम होती, महानगरों में बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ग्लोबल विलेज का जो मेन वो है, मुख्य वो है, वह जो है लोगों की कनेक्टिविटी को एक तरह से वो करता है। ठीक है, ये टर्म जो है एक बाजार के नाते विकसित किया गया। तो हमारा ये मानना है कि हमें भारत को सिर्फ बीपीओ और आउटसोर्सिंग के जरिए तकनीकी विश्व शक्ति नहीं बनाना है, हमको भारत को एक नॉलेज सोसाइटी के अंदर तब्दील करना है, जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं। अगर हम नॉलेज सोसाइटी में तब्दील नहीं होंगे तो सिर्फ बीपीओ और आउटसोर्सिंग के एक केंद्र बन के रह जाएंगे। इसलिए हमें मूल काम अपनी भाषाओं में प्रारंभ करना पड़ेगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का निरंतर हमको इसको जरिया बनाना पड़ेगा। इसमें भारतीय भाषाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स आने वाली जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, कोई जहां खड़ा वहां नहीं रहना चाहता, सब दौड़ना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब जीवन में सुख समृद्धि और अपना नाम चाहते हैं। उसमें मैं आपको ट्रिपल ए का सिद्धांत देता हूं। ट्रिपल ए क्या है? ट्रिपल ए है, पहला है आत्मबल, दूसरा है आत्मविश्वास और तीसरा है आत्मनिर्भरता। आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहना, किसी प्रलोभन और कष्ट के दबाव में आकर गलत रास्ते पर नहीं चलना, देश और समाज के हितों के लिए काम करना, ये जब दृढ़ता आपके अंदर आ जाती है उसको कहते हैं आत्मबल। जो व्यक्ति स्वार्थ और सुविधाओं को ठोकर मारकर अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, उसको हम आत्मबल संपन्न कहते हैं। दूसरा ए है आत्मविश्वास। जीवन के सब क्षेत्रों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है, समझ लीजिए आप, कॉन्फिडेंस नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जो आइकॉन है नौजवानों के, वो कहा करते थे आत्मविश्वास से बड़ा दूसरा कोई मित्र नहीं है, और आत्मविश्वास के कारण बाधाएं भी मंजिल पर पहुंचाने वाली सीढ़ियां बन जाती हैं। अमेरिका के बहुत मशहूर वक्ता हुए राल्फ वाल्डो इमर्सन, वो कहते थे आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास लेकर चलिए, कभी निराश मत होइए। छोटी मोटी बाधाएं आए कोई समस्या नहीं है, आपने अपना काम करना है और समय आपको सफलता देगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस सिद्धांत का तीसरा और अंतिम है आत्मनिर्भरता। मनोविज्ञान शास्त्र कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जब आप ये समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई दूसरा दूर करेगा, आप बहुत बड़े भ्रम में। सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी आपके भीतर है। इसलिए संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा और अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना प्रारंभ करिए। आत्मनिर्भरता ऐसा दिव्य गुण है जिसको विकसित कर लेने पर संसार का कोई काम कठिन नहीं रह जाता, और कोई चीज बाधा नहीं बन सकती। ना सामान्य परिवेश बाधा बन सकता है, ना सामान्य पढ़ाई बाधा बन सकती है, ना सामान्य जीवन बाधा बन सकता है, ना छोटे शहरों से आप आए हैं ये आपके लिए बाधा है। कोई बाधा नहीं हो सकती। मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें गांव से आए बच्चों ने शिखरतम पद छुए हैं। मैं आपको अभी के उदाहरण देता हूं। हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जिस गांव में कानपुर के रहते थे, उस झोपड़ी में बरसात में पानी गिरता था। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, वो एलाइड आईएएस की परीक्षा में आए। जब एलाइड परीक्षा में आए आईएएस की, उन्होंने कहा मैं एलाइड नहीं बनूंगा। अब आईएएस नहीं हो सका तो ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए। बाद में माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनको अपना सलाहकार बनाया। बाद में फिर वो
बड़े अच्छे लॉयर रहे, विद्वान बने और बाद के दिनों में वे बिहार के राज्यपाल बने, आज देश के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले डॉक्टर कलाम की कहानी आप जानते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है अखबार बांटते हुए शुरू की। आज वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के तमाम नौजवानों के एक आइकॉन है। एक मछुआरे घर में पैदा होने वाला बच्चा अखबार बांटते हुए कैरियर शुरू करता है और बाद में भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचता है। ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जिनके उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसलिए आते ये कहना कि सामान्य स्थितियों के जो आप ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। और आपने ये भी देखा है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियों में पैदा होते हैं वो ऑर्डिनरी बन जाते हैं। आज आप देखिए, सुबह एक कहानी आती है जो आपकी आंखों को दुख से भर देगी। सुबह का अखबार देखिए, उस अखबार में छपा है कि 2 टीचर्स को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में मार दिया। उसमें एक टीचर की कहानी छपी है, कौर मैडम की। कौर मैडम अपने एक मुस्लिम छात्र को, क्योंकि वो कमजोर था आर्थिक दृष्टि से, उसके लिए 15,000 रुपए एक मुस्लिम परिवार को देती थी वहां उसके पालन पोषण के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। आप सोचिए कि स्कूल टीचर की सैलरी क्या होती है। एक स्कूल टीचर जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, वो अपनी सैलरी में से 15,000 रुपए जो है एक अपने विद्यार्थी के लिए खर्च करती है। आज उसकी आतंकवादियों ने कल उसकी हत्या कर दी। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपनी दिनारदारी के लिए, जो अपनी उसके खुलूसी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। आज उनकी मृत्यु पर मैं आप सबकी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं कि हम जब भी शिक्षक हैं, हमें पता है कि एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी के लिए क्या महत्व रखता है, और एक विद्यार्थी के मन में अपने टीचर के लिए क्या होता है। टीचर एक रोल मॉडल भी है, वो एक आदर्श सेट करता है। वो जो कहता है, जो बताता है, उससे पीढ़ियों का निर्माण होता है। और स्कूल टीचर्स तो बहुत ही सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कच्चा जो बीज होता है, उस बीज को किस तरह से बड़ा बनाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो सफलता होती है, हमारे विद्यार्थियों की जो सफलता होती है, वही किसी संस्थान, उसके शिक्षकों, उसके प्रबंधकों की सफलता है। इसलिए आज मैं अपने प्रत्येक विद्यार्थी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरी जो चिंता है, हमारे अध्यापकों की जो चिंता है, इवन पूरा जो हमारा संस्थान है, उस संस्थान के सब लोगों की चिंता में सिर्फ मेरे विद्यार्थी हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको उच्चतम शिक्षा मिले, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, श्रेष्ठतम प्रशिक्षण मिले। यह मैं आपसे आज कमिटमेंट करना चाहता हूं। आप वो सब ज्ञान कौशल यहां पाएं जो आपको किसी अन्य जगह उपलब्ध नहीं हो। मैं चाहता हूं दुनिया के सफलतम लोगों के साथ, जिन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका संवाद हो, भले वो ऑनलाइन हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। जिनसे आप वो गुण सीख पाए, वो जिजीविषा सीख पाए, जिससे कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका में आता है। आपको बैक बेंचर नहीं बनना है, आपको नेतृत्व करना है, समाज का नेतृत्व करना है आगे बढ़ के। जो मैंने कैरियर और टारगेट की बात की, कैरियर आपका कुछ भी हो सकता है, पर टारगेट आपका होगा कि आप लोगों की सेवा कर सकें। और हम अपने विद्यार्थियों के लिए वो हर अवसर सुलभ कराना चाहते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। आपके काम कार्य में गुणवत्ता होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए, और एक अच्छे संवाद से आप बेहतर दुनिया बना सके, इसके लिए हम आपको तैयार करना चाहते हैं। और मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ पत्रकार तैयार करना, कम्युनिकेटर तैयार करना, कब विज्ञापन एजेंसियों के लिए कॉपीराइटर तैयार करना, ये हमारी योजना नहीं है। हम ऐसा चाहते भी नहीं। हम चाहते हैं कि हम लीडर्स पैदा करें जो आने वाले 10 वर्षों में मास कम्युनिकेशन की दुनिया में बड़े और वैश्विक नाम बन सके। यहां से मास कम्युनिकेशन के आइकॉन्स निकल करके जाएं, ये मैं चाहता हूं, ये हमारी इच्छा है। एक शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों से प्रिय कोई चीज नहीं होती। मेरा पूरा जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, और मेरे जो सभी आदरणीय शिक्षक हैं संस्थान के, उनकी भी ये इच्छा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरा पूरा स्नेह आईएमसी के प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से मिलेगा। वो क्वेट्टा में पढ़ता है कि आइजोल में पढ़ता है कि अमरावती में पढ़ता अनिल जी के पास, या वो जम्मू में रहता है, वो दिल्ली में रहता है, कोई भी प्रिविलेज्ड बॉय और बेबी हमारे लिए नहीं है। सभी लोगों को समान संवाद के अवसर मिलेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि आईएमसी में हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए है? ये संस्थाएं किसके लिए बनाई गई हैं? कोई भी जो शिक्षण संस्था होती है, वह एकेडमिक इंस्टीट्यूट होता है, वो विद्यार्थियों के लिए होता है, उसके भविष्य को बनाने के लिए होता है, उसको एक नया रास्ता दिखाने के लिए होता है। मैं यही कह सकता हूं आज के इस मौके पर, पहला संवाद है कि मेरा बिना शर्त प्रेम अपने हर विद्यार्थी के लिए है। और ये प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं है कि आपसे मुझे कुछ चाहिए, रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। ये सिर्फ इसलिए है कि आप इस देश का भविष्य हैं। आने वाले समय में आप इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। आपको पता है, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये आजादी कैसे मिली है?
आप जैसे तमाम नौजवानों ने अपनी सब कुछ, अपनी जिंदगी खाक कर दी, अपने को फना कर दिया वतन के लिए, तब आज ये आजादी मिली। आपको पता होगा कि हमारे जितने राष्ट्र नायक हैं, पहली पीढ़ी के जो सेनानी हैं, आप देखिए वो कहां से पढ़ करके आए, विदेशों से पढ़ के आए, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ करके आए विदेशों में, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आए। महात्मा गांधी से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सरदार पटेल से लेकर डॉक्टर लोहिया की पीएचडी भी जर्मनी हुई। सारे लोग जो है विदेशों से पढ़ के आए, अच्छी खासी अंग्रेजी बोलते थे, अच्छा खासा कैरियर उनके सामने था। सुभाष चंद्र बोस नेताजी को हम याद करते हैं, उन्होंने उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा पास की, जो आज आईएएस की परीक्षा है। वो चाहते बड़ा सुंदर कैरियर पा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने कैरियर पर जोर नहीं दिया, उन्होंने टारगेट पे जोर दिया। जो मैंने आपसे टारगेट और कैरियर की बात कही, कैरियर तो उनका आईसीएस बनना था, उन्होंने कैरियर पूरा कर लिया, आईसीएस बन गया, आईसीएस छोड़ दी उन्होंने पास करके। टारगेट क्या रखा? भारत मां को गुलामी से मुक्त कराना। दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों से उन्होंने उस समय संवाद बनाया, पत्रकारिता की, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अखबार निकाला। आपको पता होगा उस जमाने के जितने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सब अखबार निकालते हैं। गांधी अखबार निकालते हैं, नेहरू अखबार निकालते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर मूक नायक नाम का अखबार निकालते हैं, बहिष्कृत भारत निकालते हैं, सबने अखबार निकाले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो अखबार भी निकालते हैं और रेडियो भी चलाते हैं, आजाद हिंद नाम से। तो मास कम्युनिकेशन को एक टूल की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। मतलब मास कम्युनिकेशन उनके जीवन का कैरियर नहीं था, एक टूल था, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया आजादी के आंदोलन के लिए। यानी ये टूल पावरफुल है, ये तो हमें पता है, हमारे सभी लोगों ने किया है। इस नाते जो पश्चिम की पत्रकारिता की अवधारणा है, उससे भारत की पत्रकारिता की अवधारणा अलग है। भारत की पत्रकारिता लोगों को मुक्ति दिलाने की पत्रकारिता है, भारत की पत्रकारिता लोगों को न्याय दिलाने की पत्रकारिता है। भारत की पत्रकारिता का प्रारंभ उपनिवेशवाद से संघर्ष के लिए हुआ। जो एक अंग्रेजी दास्ता थी, जिसको स्वराज का विचार गांधी ने कहा कि हमको स्वराज लाना है, और जब स्वराज की हम बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो अपने साधनों पर खड़े होने वाले देश की बात करते हैं। इस नाते आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। पिछले 75 साल बीत चुके हैं आजादी के, अब आने वाले जो 25 साल हैं, वो जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। हमें इस चीज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले 75 सालों में किसने क्या किया। जिसने जो अच्छा कर पाया किया, उन सबको धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आने वाले 25 सालों में हम क्या करेंगे, ये भूमिका हमको अपनी लेनी पड़ेगी। ये हमें स्क्रीन पे उर्वशी दिख रही है, हमें निर्मल जी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप क्या करोगे? अनूप प्रजापति दिख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आने वाले दोष हम बहुत देते हैं अपने नेताओं को, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, गांधी ने ये नहीं किया, नेहरू ने ये नहीं किया। अरे ठीक है, उनने जो नहीं किया नहीं किया, आप क्या करने वाले हो, इसकी भूमिका अगले 25 सालों में बनाइए। और ये भूमिका आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दी है कि आप निर्भर भारत बनाना है, सब क्षेत्रों में आप निर्भर भारत बनाना है, एक भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, लड़ने वाला भारत नहीं बनाना है, झगड़ने वाला भारत नहीं बनाना है, सवाल उठाने वाला भारत नहीं बनाना है, समाधान खोजने वाला भारत बनाना है। हम सवाल नहीं उठाएंगे, हम समस्याओं के समाधान खोजेंगे, उस समाधान के लिए अपना जीवन लगा देंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के आपको आगे बढ़ना है। पानी के सवाल हैं, बिजली के सवाल हैं, गरीबी के सवाल हैं, बेकारी के सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं। हमारी भूमिका क्या होगी? क्या मैं 100 लोगों को रोजगार दे सकता हूं? क्या मैं अपने गांव में पानी की समस्या हल कर सकता हूं? क्या मैं 5 गांवों को गोद लेकर के वहां पर पानी के सवाल को हल कर सकता हूं? क्या मैं अपने गांव के आसपास जो है लोगों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर सकता हूं, जिससे पेस्टिसाइड का उपयोग रुके, वहां पर खेती खराब होने से बचे? ऐसा बहुत लोग नौजवान काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान काम कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज का हमको वाहक बनना है। सामाजिक बदलाव के लिए जब हम काम करेंगे, एक नया भारत बनेगा, एक सुंदर भारत बनेगा। और इसलिए सिर्फ पत्रकारिता पढ़ने हम नहीं आए हैं, इस देश को बदलने के लिए भी लाए हैं। हमारी भूमिका छोटी छोटी होगी। आप देखते हैं भगवान श्री राम जो है सेतुबंधु रामेश्वरम पे पुल बांध रहे होते हैं, आपने कहानी सुनी होगी। उसमें गिलहरी है, थोड़ी थोड़ी जाके वो बालू डालती है। गिलहरी का योगदान बहुत ज्यादा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, पर जो गिलहरी की भावना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जहां पर हैं, हमारी जितनी भूमिका, हमारी जितनी हैसियत है, उतना लोगों के लिए काम करें। इसलिए क्योंकि आप भारत का भविष्य है। मैं जब आपसे कहता हूं मैं आपसे बिना शर्त प्रेम करता हूं, तो ये प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं है, इसलिए है कि आप इस देश का भविष्य है। इस देश के आने वाले 25 सालों में आप इस देश की भूमिका तय करेंगे। आपकी बेहतरी में ही एक सुंदर दुनिया का सपना छिपा हुआ है। और
ये बात आपसे और कहना चाहता हूं कि पिता और गुरु, फादर एंड टीचर, दो ही ऐसे रिलेशंस हैं जो हमेशा चाहते हैं उनका विद्यार्थी उनसे आगे निकल जाए। कई बार पिता अपने बच्चे में अपना सपना देखता है, मैं नहीं कर पाया, मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगी, मेरी बिटिया करके दिखाएगी, ये पिता सोचता है। यहाँ के विद्यार्थियों ने आज दुनिया के हर पत्रकारिता संस्थान में, मीडिया संस्थान में एक शानदार उपस्थिति बनाई है। वो सब लीडिंग पोजीशंस में, आप भी लीडर बनेंगे और इस नाते इस संस्थान की गरिमा को, इस संस्थान के महत्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको मैं एक बार फिर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। थोड़ी बाधा पड़ी तकनीकी, उसके लिए आपसे माफी भी चाहता हूं। ये ऑनलाइन कक्षाओं में संभव है, ऐसा हो जाता है, पर ऑनलाइन कक्षाओं का सबसे अच्छा लाभ ये है कि दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हुआ विद्वान आपसे संवाद कर सकता है, आपको समय दे सकता है, जिसको फिजिकली आने में थोड़ी समस्या है। तो ऑनलाइन कक्षाओं की कुछ बाधाएं और कुछ अच्छाइयां दोनों को साथ देकर के हाइब्रिड मोड में कक्षाओं का संचालन करेंगे। मृणाल सर यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहा हूँ। और आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दिवाली का मौसम है, दिवाली के लेकर के सरकार ने बहुत सारे अलर्ट जारी किए हैं। त्योहारों को मर्यादा के साथ मनाएं, भीड़ भड़के में न जाएं, बच करके रहें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सब खुश रहें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद महानिदेशक महोदय। हमने सभी स्टूडेंट को सूचित किया था कि कोई सवाल पूछने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपने, मुझे लगता है, स्टूडेंट्स के सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है। इसलिए स्टूडेंट्स का ये कलेक्टिव कुछ एक मैसेज लग रहा है कि दिवाली से पहले ही आपने उन्हें दिवाली का उपहार दे दिया है। धन्यवाद सर। हमारे साथ इस लेक्चर में आदरणीय महानिदेशक महोदय के साथ प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, हमारे डीन एकेडमिक्स, वो भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार भारती, हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। डॉक्टर अनिल कुमार वेदावतूर जी फ्रॉम कोटायम, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनुभूति यादव, प्रोफेसर संगीता पणवेंद्र, एडीजी श्री के सतीश नंबूदरी पाठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सुरभि दहिया हैं, प्रोफेसर राकेश गोस्वामी हैं, और भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, एकेडमिक एसोसिएट्स यहाँ जुड़े हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट की ये थोड़ा एक शिकायत रही है कि वो जुड़ नहीं पाए हैं, गूगल मीट में थोड़ा लिंक की प्रॉब्लम थी। इस लेक्चर की एक रिकॉर्डिंग बाद में आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप चाहें तो सुन सकेंगे, ये शेयर कर ली जाएगी। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका जो कोर्स वाइज शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग होगी। आप अपने कोर्स डायरेक्टर की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर अनुभूति यादव टू प्लीज प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। Yeah, thank you so much, Professor Pramod. Before I propose vote of thanks, I would like to take this opportunity to welcome all the students. Usually on the first day, all the faculty members, they meet all the students. But yesterday I had an interaction with AD and PR students. I couldn't meet students from other department. So from my side, a warm welcome to all of you to IMC. And as Professor Sanjay has said that, you people are lucky. But I would say that you're lucky, and at the same time, you are all very deserving. That's why you are part of IMC. And in fact, it was such a motivating and inspiring address by, our DG. He talked about number of things, and he had, given you life lessons. There are 2-3 things which I really liked. Say, for example, when he talked about, career and target, right? So when you are joining institute like IMC, definitely, like, you have certain aspirations, you have certain ambitions, you would like to do a certain kind of job, but you should not limit yourself to that. This is something which we do not want from our students. You have to be a leader in the media and entertainment industry, and more than that, you have to be a responsible citizen. I think that is something which we all need to work towards. He has also shared with you, number of case studies, number of, inspiring stories. Though he comes from a journalism background, but, with the story of, Michael Jordan, he actually gave you a very nice, inspiring lesson on advertising, marketing, packaging. So that is something which was done by him.
and he touched upon number of things. A very important point he raised was that nowadays it's not easy to be there as a media person, especially in the field of journalism, when every individual has, most of the people have access to smartphones, when they can create content, they can publish content. So your role as a media person will change. We used to talk about 5 Ws, to H. Nowadays, as Professor Sanjay said very rightly, that you have to focus more on how, you have to focus more on why, because rest of the other things anybody can do, and a kid with a smartphone in his or hand can tell that what happened, where it happened, who was involved in that. So your role has changed, and in fact you have to work towards that, and that's the challenge which you people will be facing. Another very important issue which he has raised is of translation content in the regional language. You would see that nowadays all of us, whether we are in Delhi or someone there in Kerala or Gujarat, we are searching content on internet, and we would like to consume content in our regional languages, right? So which means that you people can play a very important role in creating content in regional languages, and we look up to you because we feel that this is an army. There are a lot of students out there who can play a very important role in creating content for the internet, which is in regional language and which will help people in consuming content. So it was a very inspiring and motivating session. Last time BG sir joined little late, and he interacted with our students towards the end of the semester, and after that we keep getting a lot of requests that ki sir ko bulaiye session ke liye, but by the time the session had ended. But this time, sir, since you have interacted on the second day, I'm sure that a lot of requests will be coming from other departments for your address and for your lecture. So you have to keep coming, and you have to keep inspiring and guiding the department also, and the students also. And the last is, just keep this thing in mind, that just by being here at IMC, by being our students, you become our brand ambassadors, right? And IMC is a #1 institute, not because of us. Faculty members, they keep on changing, they keep retiring. It is #1 because of you people, right? So this is something which we have to keep in mind if we really want that our institute should remain #1. So we look up to you, you students, that you should be responsible students. Sir had mentioned number of things that at IMC, we are very open to listen to students, all of us, all the professors. We have open door policy. You do not have to take anybody's appointment. You just come, you can call. In fact, one of the professor, and it was mentioned in one of the report of when we got #1 rank, right? So that the students were calling teachers at 12 o'clock in the night also, and we were responding to their calls. So instead of writing anywhere else, it's better that you interact with us. We are there. Professor Pramod, he's the Dean Students Welfare. He is a very easy person to interact with, so it's not that you have to take his appointment. Then your course directors are there, then your teaching associates are there. So that's the way I think we should be communicating with each other, and I'm sure all of us will make this academic year a very fruitful, engaging year, and all of us together will learn a lot. Thank you so much. Thank you, Anubhuti ji. Thank you, everyone. Namaskar. Dhanyavad.